हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग अब तक सबडोमेशन चैप्टर तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और अब तक जितने चैप्टर्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं उन चैप्टर्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हैं और तो हम लोग असर्शन रिजल्ट सीरीज भी शुरू कर चुके हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस की तुमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया जाए। चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब जैसा अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं हम लोग, साथ साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैच द कॉलम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा शरीर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सब की हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। तो हम लोग का जो प्रिपरेशन है बहुत ही एकदम सटीक तरीके से चल रहा है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि जो भी तुमको लेक्चर्स मिल रहे हैं उन लेक्चर्स को अच्छे से देखो, उनके कॉन्सेप्ट्स जो सिखा रहा हूँ उनको अच्छे से सीखो, समझो। कुछ डाउट्स है तो उसको पूछो। कुछ ग्रुप में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स हैं या फिर कुछ और क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो, उनको समझो, देखो, चेक करो खुद को कितने क्वेश्चंस तुम कर पा रहे हो बिना मेरे बताए। कहाँ गलती हो उस गलती को चेक करो। बहुत ज़्यादा गलती हो रही है कंसल्ट करो। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आगे आने वाले जो भी 2.5-3 महीने हमारे पास बचे हैं उस समय तक पहुंचते पहुंचते हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिजिक्स सेक्शन में आराम से मान के चलो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 95% ऑफ क्वेश्चंस तुम आराम से करके आओगे, ये मेरा तुमसे वादा है। बशर्ते तुम्हें जो टास्क दिया जा रहा है, जो बात तुमको बताई जा रही है, जो तुमसे काम कहा जा रहा है करने के लिए, वो तुम अच्छे से करो, उसको फॉलो करो। लापरवाही करोगे तो फिर दिक्कत है। फिर क्या होगा, फिर मैं कितना ही पढ़ाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, जब तक तुम उसको अच्छे से देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक फिर कैसे होगा। ठीक है, तो ये वन वे नहीं होना चाहिए। ठीक है कि मैं बस डिलीवर कर रहा हूँ मगर तुम उसको ले करके सीरियस नहीं हो, ठीक है, तो फिर तुमको फ़ायदा नहीं होगा। जो भी डिलीवर मैं कर रहा हूँ उसके वजह से सीरियस बनो, उसको प्रिपेयर करो। जो भी क्वेश्चंस होंगे वही उसके आसपास क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं जो भी तुमको पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत एक रिसर्च करके आता हूँ पहले कि तुमको इस चैप्टर में कितनी चीज़ बतानी है। मेरे चैप्टर्स बहुत लंबे मैं शुरू करूँगा पढ़ाई तो पता नहीं कब खत्म होगा, मुझे भी कुछ नहीं पता। बट तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हमें उसमें कितना कवर करना है, कितना तुमको ज़रूरी है, कितना इस लिमिटेड टाइम में तुमको ज़रूरी है पढ़ना, उस हिसाब से मैं देख के तुमको बता रहा हूँ। तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको अच्छे से करो, मेहनत करो। कोई दिक्कत है तो कंसल्ट करो। अभी लापरवाही करोगे तो फिर दिक्कत है, फिर तुमको बाद में तुमको ही दिक्कत होगी फिर, है ना। तो चलो अब हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और आज शुरू करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास। वैसे सेंटर ऑफ मास तुम्हारे अगर एनसीईआरटी की बुक की बात करोगे तो कोई एक अलग से चैप्टर नहीं है ना। ये रोटेशनल मोशन चैप्टर जो है उसी में क्लास 11th की बुक में उसी में सेंटर ऑफ मास के बारे में तुमको सारी कहानी बताई गई है। बस सेंटर ऑफ मास चूँकि बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, फिजिक्स में सारी चीज़ कॉन्सेप्चुअल ही है, मगर सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है तो हम इसे एक अलग चैप्टर में करके पढ़ेंगे। बाकी इसके बाद आगे जैसे चलता था हमारा वैसे ही चलेगा, ठीक है। और रही बात हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की, तो उम्मीद करता हूँ कि सब अब तक किसी का बैकलॉग नहीं होगा, पेंडिंग नहीं होगा और सारे बच्चे लेक्चर्स को अच्छे से अब तक देख चुके होंगे, ठीक है। अगर है तो इसे कंप्लीट करो, वरना फिर लोगों से पीछे रहते जाओ। फाइन, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, जानते ही हो। और असर्शंस एंड क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस। अच्छा, जैसे हम लोग एक बार तुमको और मैं बता दूं कि हम लोग जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं तुमको एक सीरीज़ जो दी है वो वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स की दी है। अब अगला सीरीज़ में जो दूंगा वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोशन का हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी वो लॉज ऑफ मोशन की होगी, सर्कुलर मोशन की होगी। तो हम लोग करेंगे क्या कि 2-3 चैप्टर ऐसे पढ़ते रहेंगे और 2-3 चैप्टर के जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको सीरीज़ वाइज हम लोग ट्राई करते चलेंगे। इससे क्या होगा,
इससे 2 फ़ायदा होगा। फ़ायदा नंबर 1 ये होगा कि असर्शन रीज़न क्वेश्चंस करने की तुमको प्रैक्टिस बनेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर रखे हैं, कर सकते हैं। दूसरी चीज़ तुमको फ़ायदा ये होगा कि वो जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं एक बार तुमको फिर से रिवाइज हो जाएगा कि हाँ हम लोगों ने ये पढ़ रखा था, उस पर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव तुमको दिखेगा, नेगेटिव देखोगे तो तुमको हमेशा नेगेटिव दिखाई देगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। और हम लोग सबसे पहला टॉपिक भी पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। अब किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता क्या है उसको लोग पहले समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे का बच्चों एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है जो कई पार्टिकल्स से मिल करके बनी हुई है। हमारे आसपास जो भी बॉडी है, हम जो भी अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, लिविंग नॉन लिविंग व्हाटएवर, हमें ये लगता नहीं है बट अल्टीमेटली एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। मैं तुम सब कुछ पार्टिकल्स का कलेक्शन है। हमें वो पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं, छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, मगर जो भी चीज़ है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उन पार्टिकल्स को एटम कह सकते हो, एटम से मिलकर बने हम सब। तो मान लो बच्चों की बॉडी है, ठीक है, और मान लो हम इस बॉडी के पार्टिकल्स को देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये एक बॉडी है जो कई पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है। जैसे कोई भी बॉडी तुम उठाकर देख सकते हो। लेट अस सपोज द मास ऑफ दिस बॉडी इज 100 ग्राम। मान लो बच्चों इस बॉडी का जो टोटल मास है वो 100 ग्राम है। अब ये जो इसका मास 100 ग्राम है, ये जिस पूरी बॉडी का मास हम लोग बोल रहे हैं कि भाई पूरी बॉडी 100 ग्राम की है, तो ये 100 ग्राम जो इस बॉडी का मास है, इस 100 ग्राम में जितने इसके पार्टिकल्स हैं, 1000 2000 व्हाटएवर जो भी है, मान लो ये बॉडी 1000 पार्टिकल्स से मिलकर बने। ऐसे एग्जांपल तुमको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि ये एक बॉडी है जो 1000 पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है, और ये पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 एंड सो ऑन, सारे पार्टिकल का कलेक्शन किया और बॉडी बन गई ऑफ 100 ग्राम मास। अब इस 100 ग्राम में जो इस बॉडी का मास हम लोग कह रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में हम जिसे बॉडी का मास कह रहे हैं वो एक्चुअल में इन पार्टिकल्स के मास का क्या होता है? सम, टोटल। मान लो इसमें 1000 पार्टिकल्स हैं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 सारे पार्टिकल को मास को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तब जाके पूरे बॉडी का मास मुझे कितना मिला बच्चों? 100 ग्राम। तो किसी बॉडी का जो मास होता है टोटल, वो उसके सारे पार्टिकल्स के मास का क्या होता है? सम। टोटल ऐड किया, इट इज़ 100 ग्राम। और ये पार्टिकल्स पूरे बॉडी में हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं, और इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, इसमें जितने पार्टिकल्स हैं 1000 2000 लाख व्हाटएवर जितने भी हैं, हर पार्टिकल का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है इस 100 ग्राम। किसी भी एक पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन को तुम अगर निकाल दोगे तो ये वैल्यू 100 ग्राम तक नहीं पहुंच पाएगी। एवरी पार्टिकल हैज़ कंट्रीब्यूटेड इक्वली और अनइक्वली व्हाटएवर जो भी है, बट सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। सारे पार्टिकल के मास को ऐड किया, देन यू गॉट 100 ग्राम द मास ऑफ होल बॉडी। ये किसी भी बॉडी के मास का सच्चाई होता है। तुम हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तुम्हारा मास जो है वो तुम्हारे किसी बॉडी के एक पॉइंट पे थोड़ी है। सर से लेकर पाँव तक तुम जितने पार्टिकल से मिलकर बने हुए हो, हर पार्टिकल का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, तब जाके तुम्हारा मास जो भी है तुम्हारा मास उतना बना। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है, हम सब जानते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो 100 ग्राम है, ये पूरे बॉडी पर फैला हुआ है ना। पार्टिकल्स फैले हैं तो जाहिर सी बात मास भी फैला होगा। यू कैन नॉट से कि 100 ग्राम सिर्फ यहीं पर जाकर के बैठा हुआ है। अरे 100 ग्राम का कुछ हिस्सा यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है।
कुछ यहाँ भी है, ये टोटल मास तुमने ऐड किया तब जाके 100 ग्राम आया। तो बच्चों जो 100 ग्राम है ये इस पूरे बॉडी पर फैला हुआ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ऑन द बॉडी, किसी एक पॉइंट पर नहीं है। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये 100 ग्राम इसी पॉइंट पर जाकर के बैठा हुआ है। द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट ओनली, तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर ऐसा सच होता कि किसी बॉडी का टोटल मास एक ही पॉइंट पर जाकर के बैठा होता तो सोचो जरा क्या होता। अगर ये 100 मास सिर्फ इस पॉइंट पर पे जाकर के बैठा होता तो उसके बाद अगर मैं इस बॉडी का इतना हिस्सा मान लो काट करके निकाल लेता, अगर मैं इस बॉडी का इतना हिस्सा काट करके निकाल लूँ तो भी इसके मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैंने काट के निकाला है उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम तो यहाँ पर बैठा हुआ है। बट ऐसा होता है क्या? अगर इस मार्कर के टोटल मास मान लो 100 ग्राम है, अगर मैं इसके थोड़े से पार्ट को काट करके रिमूव कर दूँ तो क्या इसका मास 100 ग्राम रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उस कटे पार्ट का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, तब जाके इसका टोटल 100 ग्राम मास आया। द 100 ग्राम मास इज नॉट कंसंट्रेटेड हियर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हियर टू हियर। ये पूरा फैला हुआ है, इसके सर से लेकर पाँव तक ये 100 ग्राम पूरा फैला हुआ है। इट इज़ नॉट कंसंट्रेटेड एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। ये सच इस मार्कर के लिए नहीं है, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब के लिए सच ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा मास, मेरा मास, किसी का मास भी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड नहीं होता, ये फैला होता है। ऐसे मास को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड मास। एक्चुअल में यहाँ पर मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक जिक्र करेंगे हम लोग बच्चों पॉइंट मास का, दूसरा हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का। अब तुमको इन दोनों में डिफरेंस समझना होगा क्या होता है। ऐसा नाम से ही क्लियर है। इस बॉडी को मैं पूरा कर दूँ, काट के हटा दिया था तुमको समझाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों इस बॉडी का जो मास है 100 ग्राम, ये किसी एक पॉइंट पर पे नहीं है, किसी का नहीं होता है, इसका क्या किसी का नहीं होता है। ये पूरा फैला हुआ है बॉडी के पूरे सरफेस पर, अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा फैला हुआ है। तो ऐसे मास को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेड मास। जिसका मास उसके सरफेस पर फैला हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड मास। क्लियर है यहाँ तक? हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें तुम देखते हो, लिविंग नॉन लिविंग वॉटेवर, सब के सब चीज़ें क्या बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। सबका मास पूरे बॉडी पर फैला हुआ है। कोई भी ऐसा बॉडी तुम नहीं पाओगे जिसका मास को कि हाँ यार इसका पूरा मास तो एक ही पॉइंट पे। यू कैन नॉट से लाइक दैट, ठीक है। और अगर ऐसा तुम्हें कोई मिला बॉडी, और अगर मैं अगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस बात को सुनना ध्यान से, अगर कोई ऐसी बॉडी हमको मिलती है जिसका पूरा मास एक ही पॉइंट पर पे कंसंट्रेटेड हो, एक ही पॉइंट पर पूरा मास जाकर के फैल जाए, बैठ जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए, तो जाहिर सी बात है ऐसे मास को क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट मास बोलते हैं। तो दो टाइप के मास की हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। एक्चुअली मैं तुमको सेंटर ऑफ मास तक पहुंचाने से पहले थोड़ा बेस बना रहा हूँ, भूमिका भरूँ सेंटर ऑफ मास की जोन कैसे पड़ती है। तो ऐसा बॉडी जिसका मास किसी एक पॉइंट पर जाकर के बैठा हो, पूरा मास एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, अगर ऐसा बॉडी है, अगर है, इमेजिनरी है, रियल में अगर है, उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा बॉडी कोई हो जिसका पूरा मास बच्चों एक ही पॉइंट पर जाकर के कंसंट्रेटेड हो, तो ऐसे मास को क्या बोलते हैं? पॉइंट मास, ठीक है। और ऐसी कोई बॉडी जिसका मास पूरे बॉडी पर फैला हो, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अब तुम अपने आजू बाजू दाएं बाएं जरा नज़र घुमा करके देखना और बताना कि सर हमारे घर में, हमारे आसपास कितनी चीज़ें पॉइंट मास है, कितनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। जरा कभी देखना जहाँ पर तुम हो, अपने आसपास जितनी चीज़ें पाओगे, एवरीथिंग इज अंडर दिस कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटेड मास। जब तुम पॉइंट मास की बात
करते हो, खोजते हो, शायद ही तुमको अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ दिखे जो को कि हाँ से इसका मास तो पूरे पूरे एक पॉइंट पर भी है, चलो इसको पॉइंट मास बोल देते हैं। जरा देखो, समझो और मुझको बताओ कि क्या तुमको अपने इर्द गिर्द कोई पॉइंट मास जैसी चीज़ दिखती है? अगर दिखती है तो कमेंट बॉक्स इज़ योर्स, जरा बताओ। मैं भी देखूं कि तुमको तुम्हारे आसपास कौन सी बॉडी दिखाई देती है जिसका मास एक पॉइंट पर ही बैठा हुआ है। आई मीन टू से जो एक पॉइंट मास है। अगर तुम अपने आसपास ऐसी कोई बॉडी देखते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं भी देखूंगा कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, खोजना, शायद मिल जाए, है ना। तो पॉइंट मास और डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ये दो कहानी हम समझ गए। अब हम लोग इसकी बात करते क्यों है? सुनो बच्चों, जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो भी हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, वो जो लॉज ऑफ मोशन है वो बॉडी को पॉइंट मास मान करके ही हम लोग अप्लाई करते हैं कि चलो भाई बॉडी पॉइंट मास है। भले मानते हैं कि ब्लॉक है, ब्लॉक मूव कर रहा है, बट टेक्निकली हमको उसको पॉइंट मास मान के बढ़ना पड़ता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जिस पे लॉज ऑफ मोशन लगाते हो, जिस पे फोर्स लगाते हैं, जिसके एक्सलेशन को, मोमेंटम को, वेलोसिटी को, पोजीशन को हम लोग चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? पॉइंट मास होते हैं, या यूँ कहो कि पॉइंट मास होने चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जब हम अपने अर्द गिर्द आजू बाजू देखते हैं, तुम भी देखना, तो पॉइंट मास जैसी किसी चीज़ को नहीं पाते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास। जैसे अपने कोई आसपास देख करके बताना, कोई पॉइंट मास हो बताना। हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट है, कितनी छोटी से भी छोटी हो, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पॉइंट मास नहीं है। अगर तुम एक एटम भी लोगे बच्चों ना, अगर तुम एक एटम की बात भी करोगे तो बच्चों एटम का भी टोटल मास जो होता है एक पॉइंट पर नहीं होता है, वो भी पूरे एटम में फैला होता है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियस का होता है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का होगा, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन का मास तो ये पूरा मास फैला हुआ है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये मास तो फैला हुआ है। तो जब एटम जैसी छोटी चीज़ ही पॉइंट मास नहीं है एज पर द डेफिनेशन, अगर अब तुम कह सकते हो एटम जो इतना छोटा है, ठीक है, एटम इतना छोटा है कि पॉइंट मास मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। बट इफ़ यू गो बाय द डेफिनेशन, अगर तुम परिभाषा के हिसाब से बात करोगे तो बच्चों एटम भी एक पॉइंट मास नहीं है। एटम का मास क्या है? पॉइंट मास, मतलब कि पूरा पूरा मास एक ही पॉइंट पर तुमको मिल जाए, पूरा का पूरा मास एक ही पॉइंट पर तुमको मिल जाए। तो बाय दैट डेफिनेशन एक एटम जैसी छोटी चीज़ जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो भी एक पॉइंट मास नहीं है। तो बाकियों की बात ही छोड़ो। तो अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो पॉइंट मास जैसे किसी चीज़ को पाओगे नहीं, बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पॉइंट मास पर ही अप्लाई करना होता है। तो हम लोग करते क्या है बच्चों, हमारे आसपास जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ध्यान से बस सुना, हमारे आसपास जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उनको हम पॉइंट मास में चेंज करते हैं। यानी कि उसके पूरे फैले हुए मास को, उस बॉडी के फैले हुए मास को समेट करके एक पॉइंट पर ला के रख देते हैं। अब वो बॉडी क्या बन जाती है? डिस्ट्रीब्यूटेड मास से क्या बन जाती है? पॉइंट मास बन जाती है। जैसे एग्जांपल तुमको बताऊं, जैसे हम सब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ठीक है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वी ऑल नो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। मान लो बच्चों मैं तुमको दो बॉडी देता हूँ, दो बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है, और पॉइंट मास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ठीक है। इसका मास पूरा फैला हुआ है, इसका मास पूरा फैला हुआ है, ठीक है। m1 इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, m2 इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। इसका मास पूरा फैला, इसका मास पूरा फैला, ना वो पॉइंट मास ना वो पॉइंट मास, मगर उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करते हैं। कैपिटल G कांस्टेंट है, सबको पता है। m1 m2 दोनों बॉडी का मास हमें पता है। r क्या होता है? दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस। अब देखो पॉइंट मास नहीं होने से कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। हमारे आसपास जो बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास पर जब तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाने जाओगे तो देखो कितनी बड़ी समस्या आने वाली है।
इसी समस्या का समाधान हमको खोज कर कौन देता है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ से आया, क्यों आया, इसका मैं तुमको पहले बैकग्राउंड बना रहा हूँ कि इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब इस पर तुमको न्यूटन्स लॉस ऑफ ग्रेविटेशन लगाना है। ठीक है सर जी, दिया है, M1 दिया, M2 दिया है, सिर्फ है किसकी ज़रूरत? डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के गए। अब डिस्टेंस मुझको निकालना है दो बॉडी के बीच का, तो डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ निकाल सकता हूँ, ये भी एक पॉइंट है। डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच निकालते हो ना, तो कोई भी पॉइंट यहाँ से लिया, यहाँ निकाल दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ निकाल दिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ कर दिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ कर दिया। तो अब बताओ इन बॉडी के बीच में R की जो वैल्यू है, कितनी अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। जब न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया तो उसने कहा कि भाई जो दोनों बॉडी होने चाहिए M1 M2, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? पॉइंट मास में होने चाहिए। पॉइंट मास से क्या होगा, जब तुम डिस्टेंस निकालने बैठोगे उनके बीच में, तो मैं निकालूँ, तुम निकालो, धरती पर कोई भी निकाले, तो उनके बीच की एक ही वैल्यू आएगी R। ये समस्या उत्पन्न हो रही है, ये उत्पन्न नहीं होगी। तो तुम खुद इन दो फिगर को देख के बताओ, तुम लॉस ऑफ ग्रेविटेशन किस बॉडी पर लगाने में ज़्यादा सुविधा फील करोगे, ज़्यादा कन्वीनियंट फील करोगे, इधर कि इधर? इधर 10 लोग लगाएंगे, 10 लोग का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। यहाँ 100 लोग लगाएंगे, सबका आंसर सेम होगा। तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, इनके और भी जो लॉज हैं क्लासिकल फिजिक्स में, वो सब और सब पॉइंट मास के लिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब समस्या ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो बॉडी है वो पॉइंट मास तो है नहीं, वो सब के सब डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। और डिस्ट्रीब्यूटेड मास पर अगर तुम लॉस ऑफ ग्रेविटेशन लगाना चाहोगे तो बड़ी समस्या है। तो क्या किया जाए? समस्या तुम्हारे सामने है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, इन डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पहले हमको पॉइंट मास में चेंज करना होगा। अगर मैं ये कहूँ कि इसके पूरे मास को समेट करके मैं यहाँ पे ला दिया M1, और इसके पूरे मास को समेट करके मैं यहाँ पे ला दिया M2, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास को मैंने क्या बना दिया? पॉइंट मास। इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास को मैंने क्या बना दिया? पॉइंट मास। तो इंस्टेड ऑफ टू बॉडीज M1 एंड M2, हैवी बॉडीज, ठीक है, तो यहाँ पास अब दो पार्टिकल्स हो गए M1 और M2, और अब इनके बीच डिस्टेंस निकालोगे तो कोई भी निकालेगा, डिस्टेंस विल बी सेम। और जो लॉस ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहे थे, और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बट उसके लिए तुमको इसके डिस्ट्रीब्यूटेड मास को जो फैला हुआ है उसको समेट करके पहले एक पॉइंट पे तुमको लाना होगा। वही पॉइंट जहाँ पर तुम इसके पूरे मास को कलेक्ट करके ला करके रख दोगे, वही पॉइंट कहलाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का बैकग्राउंड, ज़रूरत, शुरुआत कहाँ से होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होगा तो अपने आप होगा, पर तुमको समझना होगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है कि इस पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास की ज़रूरत क्यों पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास क्या है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का तुम फाइंड करते हो, तुमको हाँ फाइंड करते। कोई कर क्यों करते हो, को चलो बताते हैं, क्यों बैठो, पहले उसको बैठाओ कि चलो बैठो और सुनो क्यों करते हैं। सुनो, इसलिए करते हैं क्योंकि जो लॉज ऑफ मोशन है क्लासिकल फिजिक्स में, वो पॉइंट मास के लिए है। फिर कहेगा वो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो फ़र्क इसलिए पड़ेगा कि बंधु हमारे आसपास जो भी बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास को किस में चेंज करना चाहते हैं, पॉइंट मास में चेंज करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पॉइंट मास में चेंज करने के लिए ही तुमको पहले उसका क्या खोजना होगा, सेंटर ऑफ मास। अब जैसे मानो मैंने तुमको क्या बोला कि किसी डिस्ट्रीब्यूटेड मास को, उसके पूरे फैले मास को समेट करके एक पॉइंट पर रख दो, ठीक है, वो पॉइंट मास बन जाएगा। लेकिन किस पॉइंट पर रखा जाए, ऐसा नहीं कि जहाँ मन किया वहाँ रख दिया, ऐसा नहीं कि इसका बॉडी का मास उठाए और अपने मन से कहीं भी रखे, ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट पर तुमको रखना होगा उसको खोजने का
सर्च करने का एक मैथमेटिकल तरीका होता है। किसी भी एरे गरे पॉइंट पर तुम पूरे बॉडी का मास को उठा कर नहीं पटक दोगे कि यहाँ छोड़ो जहाँ पटक नहीं काम कर, ऐसा नहीं है। इस पूरे बॉडी को तुमको अगर पॉइंट मास में चेंज करना है तो इसके पूरे मास को समेटोगे और एक पॉइंट पर जाकर बैठा दोगे, मगर वो पॉइंट पहले खोजना होगा। इट्स जस्ट लाइक नॉट लाइक दैट कि एनी पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को फाइंड करने का मैथमेटिकल तरीका होता है। वही सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कैसे फाइंड करते हैं, क्यों फाइंड करते हैं, क्या अलग अलग तरीके होते हैं, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अब तुम क्या कहोगे, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी बॉडी का तुम सेंटर ऑफ मास क्यों निकालते हो, तो कहोगे सिंपल सा आंसर दोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पॉइंट मास में चेंज करना होगा तो हम बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब प्रश्न उठेगा भाई डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पॉइंट मास में चेंज आखिर करोगे क्यों? तो क्लासिकल फिजिक्स में जो लॉज ऑफ मोशन है वो पॉइंट मास के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो पहले उसको पॉइंट मास में चेंज करो, फिर बाकी तुम काम धाम करो। और अगर नहीं चेंज करोगे, ऐसा नहीं कि जब तुम डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पॉइंट मास में चेंज नहीं करोगे तो लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, बस तुमको फ़र्क ये होगा कि अगर तुम इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पॉइंट मास में चेंज नहीं करोगे तो इसके एक एक पार्टिकल को पकड़ के तुमको लॉज ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। मान लो 1000 पार्टिकल हैं तो हज़ारों पार्टिकल पे अलग अलग तुमको लॉज ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन करता है भाई? यही काम रहेगा, 1000 पार्टिकल को पकड़ के लॉज ऑफ मोशन लगाओगे सब पर, हज़ारों को मिलाओ, सबको ले आओ और ला करके पॉइंट पर रख दो, बन गया तुम्हारा पॉइंट मास। उसको उठाओ, फोर्स लगाओ, एक्सेशन लगाओ, प्रोसीड करो, जो करना है करो उसके साथ। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पहले ये तो बात हो गई सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का क्या होता है, क्यों निकालते हैं। तो ऐसे कह सकते हो कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर या बाहर। सेंटर ऑफ मास कुछ बॉडी के बाहर भी होता है, इस बात को देखना। इट्स नॉट लाइक दैट कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही मिलेगा। कुछ बॉडी ऐसी भी होती है जहाँ सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी मिलता है, ज़्यादातर का अंदर ही मिलता है। तो सेंटर ऑफ मास इस डेफिनेशन कॉपी में लिख लेना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का उस बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ उसका टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ तो उस बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड है, ऐसा माना जा सके। ऐसा मानते हैं किसी बॉडी का टोटल मास किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं होता है। पॉइंट मास जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है। यू ओनली इमेजिन कि इसका पूरा मास उस पॉइंट पे है, चलो मान लिया और पॉइंट मास बन गया। यू ओनली इमेजिन, देयर इज नथिंग लाइक पॉइंट मास। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, अब कह सकते हो भाई कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब तुम यहाँ से अपने अर्थ पर खड़े हो और तुम सन को देख रहे हो, सन तो खैर फिर भी बड़ा है, किसी स्टार को तुम देख रहे हो। अब तुम अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर के, अपने छत पे खड़े होकर के उस स्टार को तुम देख रहे हो जो तुमसे बहुत दूर है, लाखों हज़ारों किलोमीटर बोल रहा हूँ, लाखों हज़ारों लाइट ईयर्स दूर है, उसको तुम देख रहे हो, तुमको पॉइंट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि तुमको तारे पॉइंट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अरे वो इतना बड़ा है ना कि तुम्हारे अर्थ को खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कितने अर्थ को ना वो खा जाएगा, इतना बड़ा है, जिसको तुम छत पे खड़े होकर के एक टिमटिमाता देखो, पॉइंट की तरह टिमटिमा रहा है, उसकी साइज़ का तुम अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते हो वो कितना खतरनाक है। अर्थ को छोड़ो, जितने सोलर सिस्टम में हमारे हैं इंक्लूडिंग सन, उन सबको खा जाएगा, पता भी चलेगा। वो इतना बड़ा स्टार है जिसको तुमको पॉइंट के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो कह सकते हो कि सर वो दिख तो रहा है मुझको पॉइंट मास आकाश में। अरे भैया, पॉइंट मास नहीं है वो डिस्टेंस ज़्यादा है कि तुमको पॉइंट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने पर तुम मान लेते हो कि चलो वो पॉइंट मास है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी एक फैक्टर है। डिस्टेंस ज़्यादा होने पर यू कंसीडर अ पॉइंट मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास समझिए क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास क्यों निकालते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पॉइंट मास में चेंज करने के लिए।
ठीक है। पॉइंट मास में क्यों चेंज करना होता है? बिकॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स में लॉस ऑफ मोशन लगाने के लिए। ये सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसका एक मैथमेटिकल तरीका है, फॉर्मूला है, उसकी बात हम आगे करेंगे अभी। और अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। और ये रियल में ऐसा होता नहीं कि पॉइंट में पूरा मास वहाँ पे हो। वी ओनली इमेजिन कि टोटल मास उसी पॉइंट पर जाकर के बैठा हुआ है, उस पॉइंट को बोलते हो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं तुमको बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास पता करने की आखिर क्यों हमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बच्चों की बात, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच निकाली जाती है। अब जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और ये बेचारा छोटा सा अर्थ है, ठीक है। छोटा सा सन के सामने छोटा है तो खैर बहुत बड़ा अर्थ है। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस तुमको निकालनी है। अब सन इतना बड़ा है, अर्थ इतना बड़ा है, आखिर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे? डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच निकालते हैं। सन तो बहुत बड़ा है, अर्थ तो बहुत बड़ा है, कैसे निकालोगे डिस्टेंस? डिस्टेंस तो दो पॉइंट के बीच निकालते हैं। तो ठीक वही करेंगे जो भी तुमको मैंने बताया। इस सन को पूरा मास में ला करके यहाँ पे रख दिया, ये सन बन गया पॉइंट। इसके पूरे मास को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये अर्थ भी बन गया एक पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो तुम डिस्टेंस निकालोगे वही सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ये भी तुम समझो कि सेंटर ऑफ मास की आखिर क्यों जरूरत तुमको पड़ रही है। तुम सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते जब तक तुम ये ना पता करो कि सन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हर चीज़ के लिए यूनिट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तुम अभी घर में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, फ्रिज है, टीवी है, तुमसे दूर है। और तुमसे पूछोगे तुम जहाँ बैठे हो तुमसे टीवी कितनी दूर है, टीवी का डिस्टेंस कितना है। वैसे तुम जिस रूम में वह टीवी होना नहीं चाहिए, ठीक है, मान लो अगर है तो तुमसे कितना दूर है वो, उससे दूरी बना के रखना चाहिए। वैसे तो दूरी कैसे निकालोगे? तो अपना सेंटर ऑफ मास निकालोगे, टेलीविज़न का सेंटर ऑफ मास निकालोगे, अपने को पॉइंट में चेंज करोगे, टेलीविज़न को पॉइंट में चेंज करोगे, फिर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का वो ये डिस्टेंस है। और डिस्टेंस बना के रखना अगले 2-3 महीने तक, ठीक है। चलो, तो तुम समझो, बातों को समझो कि वाई डू वी नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों फाइंड करते हैं? कई रीज़न है। दो बॉडी के भी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उनको पॉइंट में चेंज। अच्छा, एक बात और, जब भी तुम किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हो, तो वो बॉडी ख़त्म हो जाती है और वो बॉडी क्या बन जाती है? पॉइंट। तो जब मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर मिल जाएगा, जैसे सेंटर ऑफ मास मिल गया, तो फिर ये बॉडी मेरे लिए ख़त्म हो गई, मेरे लिए क्या बच गया? पॉइंट। अब उस पॉइंट को मुझको लेके बढ़ना है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स, अब जो भी करना होगा इस पॉइंट के साथ ही करना, बॉडी विल डिसअपीयर, ठीक है। तो फिर बोल रहा हूँ मैं, जब किसी बॉडी का तुम सेंटर ऑफ मास पता कर लेते हो तो फिर वो बॉडी डिसअपीयर हो जाती है, उसके बदले से क्या बच जाता है? पॉइंट। फिर तुमको पॉइंट को ही मान के चलना, फिर बॉडी का फिर तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो whenever you find center of mass of body, the body will disappear and point will remain. अब that point is your everything. अब उसी को लेके चलो, जो करना उसके साथ करो। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो। तो आई थिंक सेंटर ऑफ मास पे काफ़ी कुछ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लिया जाए कि सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे डिपेंड करता है। बॉडी सिमेट्रिकल होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगी तो क्या फ़ायदा होगा, और देख लेते हैं थोड़ा, फिर कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, होता क्या है, जो बॉडी सिमेट्रिकल होती है, अब सिमेट्रिकल बॉडी क्या होती है? सिमेट्रिकल कुछ एक मोटे तौर पे ऐसे कह सकते हो कि जिसको देख करके तुम उसके शेप का कुछ नाम बता सको। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक प्लेट है, तो मैंने कहा एक प्लेट है और प्लेट का शेप कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है।
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप का ये एक प्लेट है। अब इसका देखो तुमको नाम पता है कि ये शेप कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसी बॉडी क्या होगी, सिमेट्रिकल। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कहूँगी एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है, लाइक दैट। अब ये स्क्वायर प्लेट कैसा है, ये भी सिमेट्रिकल बॉडी है। इसको देख करके इसके शेप का हम नाम बता सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली जिसके शेप का एक नाम हो कि हाँ भाई इसका नाम मुझको पता है, ये एक स्क्वायर है, तो ज्योमेट्रिकली इसका नाम तुम पहचान सको, वो एक सिमेट्रिकल बॉडी है। अगर मैं कहूँ कि एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेट है, तो ये सब के सब बॉडी कैसी है, जो सिमेट्रिकल बॉडी है। सिमेट्रिकल बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको खोजने में कोई खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। सिमेट्रिकल बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उनके जियोमेट्रिकल सेंटर पर तुमको मिल जाएगा। अब ऐसे ट्रायंगल है एंड द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका जियोमेट्रिकल सेंटर है। अब जियोमेट्रिकल सेंटर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इसका जो मीडियन खींचोगे, एक ऐसे, एक ऐसे और फिर एक ऐसे, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा यही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास। इस पूरे ट्रायंगल के मास को उठा करके यहाँ पटक दो बस, और इसी पॉइंट को लेकर के चलो, फिर तुमको पूरे ट्रायंगल से फिर कोई मतलब नहीं है, इट बिकम्स अ पॉइंट मास। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू चेंज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास इनटू अ पॉइंट मास। ठीक है, बात को समझ में आ रही है। अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर भी सिमेट्रिकल बॉडी। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा। जहाँ पे स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। यानी कि इसके डिस्ट्रीब्यूटेड मास को उठा करके तुम यहाँ पे रख दो। ठीक है। अब उसी पॉइंट को तुमको लेके चलना है, बन गया तुम्हारा पॉइंट मास। अब सर्किल है, अब सर्किल का भी शेप सिमेट्रिकल है। अब इसका शेप क्या होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा सर, इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स। तो सर्किल के अगर कोई भी तुम दो डायमीटर ड्रॉ करो, तो जो दो डायमीटर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर क्या होगा, उसका पूरा मास जाके बैठा होगा। इसके पूरे मास को उठाओ और चुपचाप जा करके पॉइंट पर रख दो, हो गया तुम्हारा काम। तो सिमेट्रिकल बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास में कोई खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। वी नो दैट कि भाई उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर। अच्छा देखो तुमको, अब देखो फ़ायदा तुमको दिखाता हूँ। तुमको फ़ायदा क्या होगा, ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस ओरिजिन पर तुम ऐसे खड़े हो। एक और तुमको मैं नज़ारा दिखाता हूँ कि हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे, फ़ायदा क्या होता है, क्यों फाइंड करते हैं। मान लो तुम ओरिजिन पे यहाँ पे खड़े हो, समझो बातों को समझो। तुम ओरिजिन पे यहाँ पे खड़े हो, अब तुमसे पूछूं कि तुम्हारा इस ट्रायंगल से डिस्टेंस कितना है, तुम्हारा इस ट्रायंगल से डिस्टेंस कितना है, तो तुम यहाँ से डिस्टेंस क्या यहाँ का मेज़र करोगे, यहाँ कहाँ से मेज़र करोगे, ट्रायंगल तो बहुत बड़ा। तो ऐसे ही कंडीशन में क्या करोगे, तुम उसके पूरे मास को यहाँ पे ला कर रख दिए और ट्रायंगल तुम्हारा क्या बन गया बच्चों, पॉइंट। तो व्हाट यू नीड इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा डिस्टेंस होगा ट्रायंगल से। और अगर तुम इसको पॉइंट, अगर तुम इस सेंटर को, इसके सेंटर ऑफ मास को फाइंड नहीं करते तब कितनी दिक्कत तुमको होती, सोचो। तुमसे पूछता कि तुम्हारा ट्रायंगल से डिस्टेंस कितना है, कहाँ से बताओगे, डिस्टेंस तो दो पॉइंट के बीच निकालते हैं, मगर पॉइंट कौन सा, कोई ऐरा गैरा पॉइंट नहीं, सेंटर ऑफ मास। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कि इस ट्रायंगल का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, वो निकालने के लिए तुमको पहले क्या पता करना होगा, इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास। और वंस यू गॉट डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझो कि हम लोग निकालते क्यों। फाइन, तो ये बात तो हो गई सिमेट्रिकल बॉडी। हाँ, सिमेट्रिकल बॉडी में एक चीज़ और है। ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, बट नॉट ऑलवेज। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है।
मास डिस्ट्रीब्यूशन भी एक चीज़ है जिसको हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, सुनो। जैसे मान लो बच्चों की एक सर्किल है, एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, एक सर्कुलर प्लेट है, सिमेट्रिकल है, सर्किल सिमेट्रिकल बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ सिमेट्रिकल शेप ही हमको नहीं देखना है, हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना होता है। तो अब मैं कहूँ कि सर्किल का जो आधा हिस्सा है बच्चों, मान लो लोहे का बना हुआ है और आधा हिस्सा मान लो प्लास्टिक का बना हुआ है। अब लोहे का बना है तो इस हिस्से का मास ज़्यादा हो जाएगा, इस हिस्से का मास कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समान नहीं है, इस साइड मास ज़्यादा है, उस साइड मास कम है। और सेंटर ऑफ मास की एक फितरत होती है, सेंटर ऑफ मास की फितरत होती है कि जिधर मास ज़्यादा होता है वो उधर भाग जाता है। तो होगा क्या, सेंटर ऑफ मास नॉर्मली जो सेंटर पे मिलना चाहिए था, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता तो अगर इस तरफ मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा पता है, ये जो सेंटर ऑफ मास है लोहे की तरफ भाग जाएगा। तो सिर्फ सिमेट्रिकल शेप ही हमारा मेन चीज़ नहीं है, ये भी मास डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना होता है। अगर तुमसे मैं पूछूं कि सर ये स्क्वायर शेप है, हाँ सर स्क्वायर प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर स्क्वायर शेप है तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन पूछोगे कि ठीक है सर स्क्वायर प्लेट है, अब ये बता दीजिए कि स्क्वायर प्लेट तो है, चलिए फाइन है, अच्छी बात है, मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हाल चाल है। तो मैंने कहा मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम पूछोगे तो मैं कहूँगा कि जो आधा हिस्सा है वो बना है कॉपर का और आधा हिस्सा बना है तुम्हारा किसी और मटेरियल का, लकड़ी का बना हुआ है। तो इधर कॉपर इधर लकड़ी, दोनों तरफ मास तो सेम नहीं होगा। मान लो इस तरफ कॉपर वाले की तरफ मास ज़्यादा है तो मास क्या, सेंटर ऑफ मास क्या हो, कॉपर वाले की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो केवल सिमेट्रिकल शेप ही नहीं होता है, इस चीज़ का भी बड़ा अहम रोल है सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करने में। तो सिमेट्रिकल बॉडीज प्लस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा सर, जियोमेट्रिकल सेंटर पर मिलेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है, एग्जाम्पल तो और समझा तो क्लियर नहीं है। तो जैसे मान लो कि ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मोटाई इसकी एक जैसी है, कहीं मोटा पतला नहीं है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम बीच पे होगा, ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ ऐसा है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी रॉड है ये भी रॉड है, फ़र्क क्या है, कहोगे सर फ़र्क ये है कि यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इस साइड मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, क्या तुमको बीच में मिलेगा, ऑब्वियसली नॉट, बीच में नहीं मिलेगा, बीच से इधर मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास क्या इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की फितरत है कि जहाँ मास ज़्यादा होना वहाँ शिफ्ट करना, इसलिए सिर्फ सिमेट्रिकल शेप से काम नहीं बनेगा, यू हैव टू लुक फॉर दिस कि मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हालचाल है। अगर वो भी ठीक ठाक है देन यू गो फॉर द ज्योमेट्रिकल सेंटर, नहीं है तो रुक जाओगे, थम जाओगे, देखेंगे, समझेंगे, फाइंड करेंगे कैसे निकालते हैं। यही सब तो सीखना है भाई, इनका तुमको थोड़ी सिखाना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, इनका सिखाना है सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा। अब इनका थोड़ी तुमसे पूछा जाएगा, वी ऑल नो दैट। हाँ, अगर कोई ऐसी बॉडी आती है, अब जैसे ये बॉडी है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो अब इस बॉडी का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, तरीका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, यही सब तुमको सीखना है कि बॉडी सिमेट्रिकल जब ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म ना हो, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे और उसका क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यही सब बच्चों हमको सीखना है, ठीक है। तो कुछ बात क्लियर हो रही, देखो मैं कुछ नहीं तुमको सिखा रहा हूँ, अभी मैं तुमको बस कॉन्सेप्ट दूँ कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, फिर मैं रहूँ चाहे ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम खुद से अपने आप पढ़ लोगे, बस तुमको उस लायक बना दूँ कि तुम समझ जाओ कि फिज़िक्स का एक्चुअल मतलब क्या है, क्यों हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। बाकी तुम्हारा तुम खुद हमेशा अपने आप कर लोगे, बस तुमको सही दिशा में दे दूँ कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, बाकी तुम खुद इंटेलिजेंट हो, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये बात तुम समझ के छोटा सा क्वेश्चन करते हैं
ठीक है। फिर इसके तुमको फॉर्मूले की बात करेंगे कि आखिर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक मैथमेटिकल तरीका क्या होता है, कैसे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अच्छा, जो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और मजबूत बना देगा। ये जो तक सीखे हो सुने हो उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा, एकदम सर्टिफाई कर देगा। जैसे मान लो मेरे पास दो रॉड है, दो यूनिफॉर्म रॉड है, और दोनों को मैं एक टी शेप में जोड़ दिया। ये रॉड अलग है, ये रॉड अलग है, इन दोनों को लाया और ऐसे टी शेप में मैंने इसको जोड़ दिया। दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है, दैट इज एल, ठीक है, और दोनों का मास भी इक्वल है, दैट इज एम। यहाँ तक क्लियर है? चलो, कोई अभी मैं तुमको बस कोई न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मान लो मेरे पास दो यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड यूनिफॉर्म है, ठीक है, मोटा पतला नहीं है, एक समान थिकनेस है दोनों रॉड की। एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलकर क्या बन गया? टी शेप, अल्फ़ाबेट का टी शेप बन गया। दोनों की लेंथ इक्वल, दोनों का मास इक्वल। अब प्रश्न हमसे पूछा कि भाई इस टी शेप का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर भी होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा तुमको इसका? सुनो, तो ऐसे कंडीशन में आगे से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आपको दो तीन बॉडी को जोड़ना होगा। वहाँ से इसको लाओगे, वहाँ से इसको लाओगे, वहाँ से इसको लाओगे, सब कुछ जोड़ देंगे और पूरे सिस्टम का जोड़ने पर जो सिस्टम बनेगा उसका तुमसे सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा? ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जहाँ पर दो तीन बॉडी को जोड़ करके एक सिंगल बॉडी बना लिया जाए, वहाँ पर कैसे करते हैं? कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पूरे बॉडी का निकालने के चक्कर में मत पड़ना, पहले जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको देखना। अब ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रॉड है, सिर्फ ऊपर वाले रॉड को देखो। अगर पूछो कि इस हॉरिजॉन्टल रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, फॉरगेट अबाउट द होल टी शेप, जस्ट कंसिडर ओनली दिस हॉरिजॉन्टल रॉड। अगर तुमसे पूछो कि हॉरिजॉन्टल रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वैसे सिमेट्रिकल बॉडी है, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे मैं आपने बता दिया है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा हॉरिजॉन्टल रॉड का, वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, लाइक दैट, ठीक है। और जैसे ही किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिला, मैंने क्या कहा था, वो बॉडी खत्म, उसके बदले क्या बन जाएगा? पॉइंट। तो द मोमेंट यू फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास, यू शुड नॉट कंसिडर द हॉरिजॉन्टल रॉड एनी मोर। अब तुमको इस हॉरिजॉन्टल रॉड के बारे में बातचीत नहीं करो, खत्म, चला गया जहाँ उसको जाना था, उसके बदले में क्या आ गया? पॉइंट। बिल्कुल वैसा ही इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वर्टिकल वाले का, सर वो भी सिमेट्रिकल है, उसका भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? सर उसके सेंटर पर मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा, क्लियर है? एंड द मोमेंट यू फाइंड दिस टू सेंटर ऑफ मासेस, दिस टू पॉइंट्स, अब तुमको ये रॉड नज़र नहीं आने चाहिए। अब तुमको दिमाग से देखना है, और दिमाग से देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, बस यही मतलब है सेंटर ऑफ मास का। और जब दोनों का मास इक्वल होगा तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पाओगे? मास इक्वल है, इक्वल मास होगा तो बच्चों सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? एकदम बीचों बीच मिलेगा। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। मतलब ये लेंथ कितना था? L, आधा किया तो L/2, उसका भी आधा किया तो कितना हो गया बच्चों? L/4। तो ये L/4, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास एट दिस पोजीशन, L/4 नीचे, जहाँ ज्वाइंट किया है वहाँ से L/4 नीचे। अब यहाँ पे जब निशाना साध के गोली मारोगे, अगर निशाना साध के यहाँ पे तुम हिट करोगे बुलेट से, तो रॉड एकदम सीधा ऐसे पिछ जाएगा। वरना अगर गोली अगर नीचे ऊपर होगा तो क्या हो पता है? अगर गोली तुम्हारा यहाँ लग गया तो रॉड ऐसे हो जाएगा, अगर तुम्हारी गोली यहाँ लगा रॉड ऐसे हो जाएगा, अगर सीधा यहाँ लगेगा तो रॉड विल मूव लाइक दैट, सीधा ऐसे मूव करेगा सीधा। बातों को समझो, किसी चीज़ को किस तरीके तुम समझ सकते हो और वैसे समझो। अगर तुमसे मैं पूछूँ कि इस टी को एक गोली मारो, बुलेट से हिट करो कि एकदम सीधा वो पीछे की तरफ हटे, वो ऐसा या ऐसा ना हो जाए, या एक पंच मारो इसमें,
एक पंच मारो कि वो सीधा एकदम ऐसे पीछे, तो पंच कहाँ मारोगे बताओ। अगर तुम पंच यूँ नीचे मारोगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अगर तुम पंच ऊपर मारोगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तुम पंच कहाँ मारो कि सीधा ऐसे पीछे हट जाए, तो पंच यू विल हिट हियर, इस पॉइंट पे हिट करोगे तो इट विल मूव लाइक दैट, सीधा। ऐसे भी समझ सकते हो सेंटर ऑफ मास को कि कहाँ पर हिट करो कि सीधा पूरा का पूरा बॉडी एकदम जैसे है वैसे ही पीछे हट जाए, वो टेढ़े मेढ़े ना हो पाए। कई तरह के सेंटर ऑफ मास को तुम समझ सकते हो। क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर तुमको मैंने बता दिया कि अगर 2-3 बॉडी को कंबाइन करके एक बॉडी तुमको मिल जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। पहले अलग अलग बॉडीज़ को पॉइंट में चेंज कर लो, इसको पॉइंट में चेंज किया, इसको पॉइंट में चेंज किया, और चूंकि दोनों का मास सेम था तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम बीच में होगा, दैट इज जॉइंट से L/4 नीचे। अब यहाँ पर तुमको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तुमको कहीं से अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा और इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तुम यहाँ से काउंट करोगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर भी कोई एक बॉडी है, एक बॉडी सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे खड़ा है, इसका इससे डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ से काउंट करेंगे ना, जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है। तो वाई डू यू नीड सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस पता करने। सब चीज़ छोड़ो, डिस्टेंस कैसे पता करोगे किसी बॉडी का दूसरी बॉडी से, सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो तुमको समझना होगा बिफोर वी स्टार्ट सेंटर ऑफ मास। मैं सब तक सेंटर ऑफ मास शुरू नहीं किया मैंने, केवल भूमिका बंद रहा, ठीक है। बातों को समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं फिर और पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखो, तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एवरीवन, टू डिटरमाइन द center of mass, to determine the center of mass of system of particles, to determine the center of mass of system of particles। ये हमारा अगला हेडिंग है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब तक तो ठीक है, बातचीत कर रहे थे कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा नहीं किसी बॉडी का पूरा मास उठाकर जहाँ मन किया वहाँ रख दे, ऐसा नहीं है। वो पॉइंट खोजना होगा, मैथमेटिकल तरीके होंगे उसके, वो तुमको बताने वाला होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, चलो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ पहले, ठीक है, लाइक दैट। लेट अस कॉल दिस x, लेट अस कॉल दिस as y and z, ठीक है। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका शेप बहुत ही अजीबोगरीब है, टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ओके, अब इस बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वो चेक करना है। सबसे पहले कि मान लो बच्चों, ये बॉडी जो है वो कई पार्टिकल का कलेक्शन है, कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। वो पार्टिकल्स मैं तुमको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। मान लो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने हैं, n पार्टिकल से मिल करके इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहला पार्टिकल का मास मान लो m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास मान लो बच्चों m2 है, तीसरे पार्टिकल का मास मान लो m3 है, चौथे पार्टिकल का मास मान लो m4 है। ऐसे करते करते लास्ट पार्टिकल का मास मान लो कितना हो गया बच्चों, m। ये पूरे पार्टिकल बॉडी में फैले हुए हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। इसका मास किसी एक पॉइंट पे नहीं, पूरा फैला हुआ है इसका मास, ठीक है, ओके। और हर पॉइंट का अपना अलग अलग कोऑर्डिनेट, जैसे m1 है तो m1 का कोऑर्डिनेट मान लो बच्चों x1 y1, m1 भी पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1, ये m1 का कोऑर्डिनेट। मान लो m2 का कोऑर्डिनेट बच्चों x2 y2 z2, m3 का कोऑर्डिनेट मान लो बच्चों x3 y3 z3। ऐसे करते करते मान लो लास्ट वाला पार्टिकल है nth पार्टिकल, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, लेट अस कॉल xn yn zn।
तो अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग मास, अलग अलग जगह, और ये पार्टिकल मिल करके इस बॉडी का निर्माण करते हैं। अब ये बॉडी सिमेट्रिकल तो नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन के भी अता पता नहीं, मगर इस बॉडी को हमको किस में चेंज करना है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, हमको इसके पूरे मास को समेट करके, कलेक्ट करके एक पॉइंट पर भी लाके रखना है। वही पॉइंट मुझको खोजना है, और वो पॉइंट ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, जिसको ढूंढने का, खोजने का, पता करने का एक तरीका होता है। उस तरीके को फॉर्म में कह सकते हो, जो कहना चाहो कह सकते हो। क्लियर हो रहा है कि हमको करना क्या है, कैसे करना है? देखो, अब मैंने मान लिया कि इसका जो पूरा मास है वो एक ही पॉइंट पे यहाँ पे रखा हुआ है, और यही हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास भी एक पॉइंट होगा, तो उसका भी अपना कोऑर्डिनेट होगा। मान लो कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z, ये है मान लो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अब हमें निकालना है XCM। XCM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालोगे? पहला पार्टिकल देख रहे हो जिसका मास m1 है, उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 x1 जो मास उसका x कोऑर्डिनेट है, प्लस दूसरा पार्टिकल देख रहे हो, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट है, मल्टीप्लाई कर दो m2 x2, प्लस तीसरा पार्टिकल m3 है, उसका x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m3 x3। ऐसे करते 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 बच्चों इसको ऐड करो, लास्ट पार्टिकल का मास कितना है mn, और x कोऑर्डिनेट है xn, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा mn इंटू xn, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, जितने पार्टिकल्स हैं, जितने पार्टिकल्स थे सारे पार्टिकल के मास का समेशन। तो दिस विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा बच्चों m, जिसको तुम चाहो तो सिग्मा के फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो, समेशन mi xi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल से लेकर n पार्टिकल तक ऐड कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय, जब पार्टिकल के सारे मास को ऐड करोगे, सारे पार्टिकल के मास को ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों? टोटल मास, ठीक है। तो ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली मान लो बच्चों मुझको निकालना है y सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो पहले पार्टिकल को लिया, उसका y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, m1 y1, प्लस दूसरा पार्टिकल लिया, उसका y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, m2 y2, तीसरा पार्टिकल लिया, उसका y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, m3 y3, और इसको ऐड करते 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 हम लोग कहाँ से ले जाएंगे? mn zn, और डिवाइड बाई क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको mn तक ऐड कर दोगे, ठीक है। इसको भी सिग्मा समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन mi zi फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी zn लिख दिया मैंने, y का ना, y होगा ना, y को फाइंड करो, mi yi फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल टू n, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों में? सिमिलरली मान लो बच्चों हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट। तो पहला पार्टिकल, उसका z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये m1 z1, दूसरा पार्टिकल, उसका z कोऑर्डिनेट m2 z2, तीसरा पार्टिकल, उसका z कोऑर्डिनेट m3 z3। ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? आखिरी पार्टिकल, उसका z कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा? mn zn, और डिवाइड बाई अगेन जितने पार्टिकल्स हैं उनके सारे के मास क्या हो करो बच्चों? सम, ठीक है। इसको भी सिग्मा के फॉर्म लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? mi zi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू m। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने का। जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूँ
कि किसी बॉडी के पूरे मास को उठा करके एक पॉइंट पर रख देना होगा, लेकिन वो पॉइंट कौन सा होगा अपने मन से उसको नहीं चुनेंगे, उसको चुनने का, उसको खोजने का ये तरीका होता है। दिस इज हाउ यू फाइंड द पॉइंट। अब जब तुमको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, मिल गया, इसके पूरे मास को उठा के रख दो, यही तुम्हारा कहलाएगा बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसी पर देखो, उसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट इसलिए तो मैं तुमको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठे कि कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है, वही 2-3 फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। ठीक है, तो जल्दी इसको कर लो, सब कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी। तो जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, और बेसिक सा क्वेश्चन, और आया एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। सिंपल फॉर्मूला लिस्ट, पार्टिकल्स देंगे सिस्टम के, उनका अलग अलग कोऑर्डिनेट देगा और तुमसे उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है। ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन है फॉर्मूला तो आएगा नहीं, आया है, बिल्कुल आया है। तुमको तैयार रहना होगा हर टाइप के क्वेश्चन पे, इजी भी, डिफिकल्ट भी, कॉमन सबके तुमको प्रिपेयर रहना होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सिस्टम हैज़ 3 पार्टिकल्स। एक सिस्टम में टोटल 3 पार्टिकल हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। 3 पार्टिकल हैं जिनके अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 1 0 -1, अगले का कोऑर्डिनेट 1 -1 0 और 0 1 1। ये 3 पार्टिकल, तीनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट। इन तीनों पार्टिकल से जो सिस्टम बनेगा उसके सेंटर ऑफ मास का तुमसे कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो ये m1 है, ये x1 y1 z1 उसका कोऑर्डिनेट, ये m2 है, ये x2 y2 z2 मतलब उसका कोऑर्डिनेट, ये m3 है, ये x3 y3 z3 मतलब इसका कोऑर्डिनेट। तो अब मैं तुमसे अगर यहाँ निकालने को बोलूँ सर xcm, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, अभी पढ़े फॉर्मूला 3 पार्ट, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, बस एक बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला, बाकी उसी पे यूज़ करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो 3 पार्टिकल हैं, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। कैसे निकालेंगे इसको, तो m1 x1 1 इंटू 1 1 प्लस m2 x2 2 इंटू 1 2 प्लस m3 x3 0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा बच्चों ये 1/2। तो x पॉइंट तुम्हारा 1/2 आ गया। नाउ y कोऑर्डिनेट, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट इस अगेन 3 पार्टिकल है, तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 y1 कितना हो जाएगा 0 प्लस m2 y2 कितना हो जाएगा बच्चों -2 प्लस m3 y3 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो गया 6, कितना आएगा बच्चों ये 1/6 आएगा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। सिमिलरली z सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो क्या आएगा, m अब डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं जो फॉर्मूले की, m1 z1 -1 प्लस m2 z2 0 प्लस m3 z3 3/6, तो 2/6 कितना आ गया बच्चों 1/3। तो ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x, y और z मुझको मिल गए, तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बच्चों 1/2 1/6 1/3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 1/2 1/6 1/3 इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कर लो इसको, चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m 2m 3m और 4m, 4 पार्टिकल, चारों के मास दिया है और कह रहा है कि चारों को एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखा गया है। फिगर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो फिगर को अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए ड्रॉ करना, तभी हमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह सही से मिल पाएंगे ना। तो मैंने पहले क्या किया कि एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल हैं, चारों के मास अलग अलग हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे मुझको 4 पार्टिकल रख देना है। मैंने 4 पार्टिकल रख दिया, ठीक है। अब इनके मास के बारे में क्या कह रहा है उसको थोड़ा देख लिया जाए। तो 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस कितना कितना दिया बच्चों? द मास इज m, 2m, 3m एंड 4m, ठीक है। ये एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर पे 4 अलग अलग मास के 4 पार्टिकल को रख दिया गया। कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्टिकल एज ओरिजिन। अब देखो यहाँ पर 2 टाइप के तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन जनरल, ठीक है। हालांकि इन लोग को तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो उससे बहुत ज़्यादा इसकी दिक्कत नहीं आएगी, मगर फिर भी मैं तुमको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे अब बनते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ तुमको कहा रहेगा कि भाई ये पॉइंट ओरिजिन मानो और फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर ओरिजिन तुमको क्या लेना है नहीं दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ मन करे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, क्वेश्चन के करने के तरीके के हिसाब से मान लो कहाँ पर ओरिजिन है। लेकिन जिस क्वेश्चन में क्या देगा कि भाई तुमको फर्स्ट पार्टिकल को ही ओरिजिन मानना है, कंसीडरिंग द फर्स्ट पार्टिकल एज ओरिजिन, तो जिसको बोलेगा तुमको उसको मानना पड़ेगा। तो कंसीडरिंग फर्स्ट पार्टिकल एज ओरिजिन एंड एडजेसेंट साइड्स एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। साफ कह रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल को क्या मान लो ओरिजिन, और जो एडजेसेंट साइड्स है, एक साइड ये वाला, ठीक है, और एक साइड ये वाला, ठीक है, इनको मान लो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है। और फिर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पे हो। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया ओरिजिन, माना कि उसने खुद कह दिया, मैंने मान लिया ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, अच्छा, स्क्वायर है जिसका साइड ए हमको दिया भी हुआ है, ए और ए। तो स्क्वायर के चारों साइड भी हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले से ऐसे क्वेश्चन में करना ये चाहिए कि जो तुमको ओरिजिन कहा है उसको ओरिजिन पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको ओरिजिन मान करके जो बाकी के पॉइंट्स हैं इनका कोऑर्डिनेट हमें लिखना होता है, ठीक है भाई। जहाँ अलग अलग पार्टिकल्स हैं तुमको उनका कोऑर्डिनेट पता होगा तब तो लगाओगे फॉर्मूला ना, जो फॉर्मूला पढ़े उसके पहले कुछ देर पहले भी। तो अगर मैं सब कोऑर्डिनेट लिखूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस ए है तो क्या होगा बच्चों कोऑर्डिनेट a,0। अब इसका क्या होगा, ये ए, ये भी ए, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट a,a। अब इसका क्या होगा, देखो x पे तो 0 है, मगर y पे कितना डिस्टेंस गया है a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, a। इधर तो फाइंड कर सकते हो 0 0 a0 a x पे 0 y पे a। 4 पार्टिकल मिल गए, सिस्टम मिल गया, चारों पार्टिकल का तुमको कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब क्या दे रही है, लगा सकते हो फॉर्मूला हम लोग बड़े सेंटर ऑफ मास के लिए। तो x सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालने चाहूँगा, 4 पार्टिकल हैं, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाई, मैं फॉर्मूला इससे लिखता हूँ बार बार कि बच्चों को बस लिखते लिखते ही याद हो जाए कि फॉर्मूला क्या था, ठीक है। चलो तुमको भी लिखना चाहिए बार बार। तो m1x1 0 प्लस m2x2 2ma प्लस m3x3 3ma प्लस m4x4 0 और डिवाइड बाई सबको ऐड कर दोगे बच्चों, m1 प्लस m2 3m 3 3 6 और 4 कितना हो गया बच्चों 10। तो ऐड किया तो ऐड करने पर वैल्यू क्या आ गई 10m। तो व्हाट यू गेट इज 5ma by 10m and you got as
a/2 हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। नाउ वी फाइंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y का वही फॉर्मूला होगा m1y1, तो m11 कितना हो गया बच्चों 0 प्लस m2y2 0 m3y3 3ma प्लस m4y4 4ma एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा इन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 किया तो कितना आया 10m एंड यू गॉट एज 7ma by 10m which is 7a by 10, m से कैंसिल हो गया 7a by 10। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई a/2 और y की वैल्यू क्या आ गई 7a by 12। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम आराम से फाइंड कर सकते हो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही आएंगे, ऐसे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आएंगे तुमको देखना होगा वहाँ पर सेंटर ऑफ मास का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जल्दी करो, एक क्वेश्चन इस पर भी और करेंगे, डू इट फास्ट। एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं देखते हैं इस पर हम लोग को और क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन करें कि 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m2m 3m, 3 पार्टिकल्स हैं जिनके अलग अलग मास हमको दिए, आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पर रखे, जैसा कि तुमको फिगर में दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये फिगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका तुमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें एक्सिस भी बता दिया है फिगर में कि कहाँ पर पे एक्स एक्सिस है, कहाँ पर पे वाई एक्सिस है, कहाँ पर पे ओरिजिन है। मतलब इस फिगर में तुमको ओरिजिन पहले से बता दिया है कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, किसको तुमको एक्स एक्सिस मानना है, किसको तुमको वाई एक्सिस मानना है। ये क्वेश्चन में पहले कह दिया है, नहीं कहता तो अपने हिसाब से देखते हम क्या कर सकते थे, कह दिए तो मान के चलेंगे। अगेन क्या करना होगा, सबसे पहले तीनों पॉइंट्स जो हैं इनका अलग अलग कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओरिजिन का 0,0, ये डिस्टेंस a है, ट्रायंगल इक्वेटोरियल है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर a,0। अब इसका चेक करोगे तो पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इफ़ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, उसके हिसाब से चेक कर लो। ये जो डिस्टेंस है a है, उसका आधा किया तो कितना हो गया बच्चों a/2, तो a/2, ये a था, आधा किया तो a/2, और ये हाइट है, दिस इज द हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2। अब कुछ लोग यहीं पर गलती करते हैं और इस डिस्टेंस को a के इक्वल लिख देते हैं। जब तुम खुद सोचो कि ये तो a तो साइड है बच्चों ना, a तो साइड है और ये तुमको y चाहिए जो कि हाइट है। तो ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड अगर a होती है तो उसकी हाइट कितनी होती है, a√3/2। तो a√3/2 तुमको उसकी हाइट मिल गई। तो ये हो गया x a/2, ये हो गया y √3/2। क्लियर है। अब तीनों पॉइंट के तुमको कोऑर्डिनेट मिल गए। अब निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, 3 पार्टिकल है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1x1 0 प्लस m2x2 2ma प्लस m3x3 3ma/2 डिवाइडेड बाई सबका मास का सम। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 करो कितना हो जाएगा बच्चों 6m, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 3 7ma ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आएगा बच्चों 12। तो m से m कैंसिल एंड यू विल गेट 7a/12। ये तो हो गया बच्चों x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। नाउ इफ यू फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास,
तो m1y1 0 प्लस m2y2 अगेन 0 प्लस m3y3 तो 3m इंटू √3/2a बाई 6m। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 3m √3a और 2 से जा कितना हो गया 12m एंड यू गॉट √3/a बाई 4, 3 2 4 जा 12। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अलग से लिखोगे, x है 7a/12 और ये है √3a/4, तो दिस इज़ योर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लोग बच्चों सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी का। तो ये इसका फॉर्मूला था, ये इस पे कुछ एग्जांपल्स थे और ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक तुमको सेंटर ऑफ मास का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी, मतलब सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन कहाँ से हुआ एटलीस्ट हो, पूरा तो बहुत कुछ बाकी है सेंटर ऑफ मास, तो आज तो फर्स्ट डे है तो बहुत कुछ अभी बाकी होगा, बट फिर भी आज जो तुमको बताया उसमें कहीं भी कोई शंका हो, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो, फिजिक्स पढ़ो और क्वेश्चन ना उठे तो मतलब तुम्हारे पढ़ने का तरीका गलत है। ठीक है, प्रश्न तो उठना ही चाहिए। मन में कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत लेक्चर्स होंगे इसके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो मैं ज़रूर उस पॉइंट को उठाऊँगा, तुमको समझाऊँगा। क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमने कर लिए, आज आगे कुछ और करेंगे। इन क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस करो कि इन क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। बाकी ग्रुप में मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, उसको प्रैक्टिस करता रहो, ट्राई करते रहो और प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करने के लिए मेहनत करो, डेली मेहनत करो, कंसिस्टेंसी बरकरार करके जाओ। ठीक है, तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए फॉर्मूले के साथ, कुछ नए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।